साल था 1977। अमेरिका की आउटसाइड पत्रिका में हिमालय के पर्वतों में एक असफल अभियान की खबर प्रकाशित होती है। एक परमाणु डिवाइस जो हिमालय की तलहटियों में कहीं खो गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि डिवाइस भारत के उच्चतर हिमालय में खोया था। मामला इतना गंभीर था कि पूरी दुनिया इस खबर से सकते में आ जाती है। संसद से सड़क तक लोगों के मन में कई सवाल पनपने लगते हैं। आखिर ये डिवाइस क्या था और आखिर क्यों इसे भारतीयों से छिपाया गया? भारतीय सांसदों ने इस मुद्दे को संसद में उग्रता से उठाया। सबसे पहला सवाल कम्युनिस्ट नेता ज्योतिर्मय बसु ने पूछा, जो देसाई की समाजवादी सरकार को समर्थन दे रहे थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कई सांसदों ने, जो तब विपक्ष में थे, बासु की जांच की मांग का समर्थन किया। 1977 में जनता दल से चुनाव जीतकर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। 17 अप्रैल 1978 को संसद में नंदा देवी अभियान पर 1 घंटे की कड़ी बहस होती है और आखिरकार भारी दबाव के चलते तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई संसद में अपनी बात रखते हैं। देसाई ने संसद में समझाने की कोशिश की कि इस मामले की जांच के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया, उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों के साथ इस बारे में अपनी चिंताएं रखी और हम इस मामले को लेकर अमेरिका से संपर्क बनाए हुए हैं और पिछले दिनों हमने इसके लिए पूरी एक जांच कमेटी भी बिठाई है। जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति उस समय थी और जिस तरह का वैज्ञानिक विकास उस वक्त हो रहा था, उनके मद्देनज़र भारत सरकार और अमेरिकी सरकार ने उच्च स्तर पर यह तय किया था कि नंदा देवी की सबसे ऊंची चोटी पर परमाणु संचालित यंत्र लगाया जाए, जिसका उद्देश्य मिसाइल विकास की जानकारी जुटाना था। मामले में देसाई ने 30 मिनट तक लगातार अपनी बात रखी और सांसद उनका भाषण यूं सुन रहे थे जैसे बच्चे परियों की कहानी सुनते हैं। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक जांच की जाएगी ताकि हम और अधिक सुनिश्चित हो सकें। विपक्ष के कई नेता उनकी बात से असहमत हुए। उन्होंने कहा, निष्पक्ष और सही वैज्ञानिक अध्ययन असंभव है। यहाँ तक कि भारतीय वैज्ञानिकों पर भी उंगलियां उठी। किसी ने कहा कि आज देश जानना चाहता है कि हमारी स्वतंत्र सोच है या नहीं। कांग्रेस पार्टी के ही एक अन्य नेता केपी उन्नीकृष्णन ने शक जाहिर किया कि सरकार पूरी कहानी हमसे बता नहीं रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का व्यवहार हमें चीनी कथा के उन 3 बंदरों की याद दिला रहा है जो कहते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, और यह सब CIA को बचाने की खातिर हो रहा है। ये कोई चीज़ को खोजने के लिए किया गया छोटा मोटा वैज्ञानिक अभियान नहीं था। सबसे ज़रूरी बात थी कि CIA की मौजूदगी ही इस राष्ट्र के और अन्य विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा है। राजनीति का यह पक्ष पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया। मोरारजी देसाई ने अपने संबोधन के अंत में आश्वासन देने की कोशिश भी की, अगर मामला इतना गंभीर था कि सांसद सरकार से विश्वास खो रहे थे। आखिर क्या ये मामला था? क्या वाकई अमेरिका की CIA ने उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर कोई परमाणु डिवाइस छुपाई थी? कैसे इसके तार जापान पर परमाणु बम गिराने वाले अमेरिकी इतिहास के विवादास्पद अधिकारी लेमे से जुड़ते हैं? और अगर परमाणु डिवाइस कहीं खो गया है तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? इसके बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं दीपक और आज इस वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्य से छुपी सारी कहानी विस्तार से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसे भारत के उत्तर का ताज कहा जाता है, यह हिमालय न सिर्फ भारत के एक विस्तृत भूभाग को सींचता है बल्कि भारत की मेजर नदियों का भी प्रमुख सोर्स है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमाओं में फैला हुआ है। यही इसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भी बनाता है। यही नहीं, विश्व की 100 सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय की अनेक चोटियां शामिल हैं, जिनमें शामिल है 8,848 मीटर ऊंचा विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। उत्तराखंड में भी हिमालय पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर
और भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर नंदा देवी मौजूद है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 7,817 मीटर है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट चमोली में फैला है, जिसकी सीमाएं चीन अधिकृत तिब्बत से लगती हैं। यह पर्वत पूर्व में गौरीगंगा तथा पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच 2 शिखरों में बटा है, जिसका पूर्वी छोर नंदा देवी ईस्ट और पश्चिमी छोर नंदा देवी वेस्ट कहा जाता है। यह पर्वत उत्तराखंड में पूजनीय शिखर भी है, जिसकी कथा मां नंदा देवी से मिलती है। हम नंदा देवी पर्वत पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन किसी अन्य वीडियो में। अभी जानेंगे क्या वजह थी कि जिसके कारण अमेरिका CIA को इस पर्वत में दिलचस्पी दिखी और कैसे एक परमाणु डिवाइस को इन पर्वतों पर लाया गया। यह कहानी जुड़ती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के घटनाक्रमों से, जब अमेरिका ने जापान पर विनाशकारी परमाणु बम से हमला किया था, तो विश्व के तमाम देश इसके भीषण तबाही देख घबरा गए। इधर अमेरिका परमाणु संधि से अन्य देशों को परमाणु हथियार न बनाने के लिए टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा था, वहीं कुछ देशों ने इसे धमकी के रूप में देखा। तत्कालीन सोवियत संघ, जो पहले ही अमेरिका के निशाने पर था, उन्होंने इस हथियार को बनाने की कवायद शुरू कर दी। सोवियत संघ के साथ चीन भी इस हथियार को बनाने की होड़ में आगे आया, क्योंकि अमेरिका की वजह से ताइवान चीन के हाथों से फिसल चुका था और अमेरिका की चालबाजी से घबराकर वो किसी भी हालत में यह हथियार अब पाना चाहता था। 15 जनवरी 1955 को मो त्से तुंग और चीनी नेतृत्व ने अपना परमाणु शस्त्रागार प्राप्त करने का फैसला किया। 1955 से 1958 तक चीनी वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता के लिए आंशिक रूप से सोवियत संघ पर निर्भर थे, लेकिन 1958 से लेकर 1960 में सोवियत संघ के साथ संबंध टूटने तक वे अधिक से अधिक आत्मनिर्भर होते गए और चीन अकेले दम पर परमाणु शक्ति प्राप्त करने में लग गया। उधर एक तरफ जहां चीन की परमाणु हथियारों की लालसा अमेरिका के लिए सरदर्द बन रही थी, वहीं भारत की 1959 में दलाई लामा को शरण देने से चीन भारत के प्रति भी उत्तेजित हो गया और 1954 में हस्ताक्षरित पंचशील समझौता और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को तोड़कर उसने 1962 में भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर दिया और भारत को अब पश्चिम में पाकिस्तान के अलावा उत्तर में बैठे चीन के लिए भी रणनीतिक रूप से तैयार रहने के लिए इसने विवश किया और यही व्यवस्था उसे अमेरिका के और करीब ले गई। 1964 में चीन ने अपने पश्चिमी प्रांत शिजियांग में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। अमेरिकी गुप्तचर एजेंसियां इस परीक्षण से हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि परमाणु शक्ति हासिल करने में चीन को अभी बहुत वक्त लगेगा, मगर चीन के इस परीक्षण से अमेरिका में व्याकुलता फैल गई और इसी व्याकुलता ने उन्हें भारत की ओर सहयोग की दृष्टि से देखा। इधर ठीक 3 साल पहले भारत को चीन के हाथों अपमानजनक पराजय मिली थी, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू का कम्युनिस्ट धड़े पर विश्वास डगमगा गया था। चीन के परमाणु सक्षम हो जाना भारत और अमेरिका दोनों के लिए गंभीर समस्या थी और आखिरकार अमेरिका ने लंबे प्रयास के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियों को 1965 में एक संयुक्त अभियान के लिए मना लिया और यह अभियान था हिमालय की चोटियों में परमाणु ऊर्जा से चलने वाला स्थलीय संचार इंटरप्रेटर रिमोट सेंसिंग डिवाइस, जो चीन के परमाणु परीक्षणों की जानकारी जुटा सके। इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे नौसेना कमांडर मनमोहन सिंह कोहली, जो तब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में नियुक्त थे। उनके साथ IB के 4 अधिकारी हरीश रावत, सोनम वांग्याल, गुरुचरण सिंह भंगू और सोनम ग्यात्सो जाने वाले थे। ये सभी लोग पहाड़ चढ़ने में प्रशिक्षित थे और इन सभी को खेलों के लिए दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान अर्जुन पुरस्कार मिल चुका था। इसके अलावा इस अभियान के लिए लता और रैनी से 33 भोटियों को इस अभियान के लिए भर्ती किया गया और साथ ही ग्लेशियरों पर चढ़ाई करने में सक्षम 9 शेरपाओं को सिक्किम से भी भर्ती किया गया था। मनमोहन सिंह कोहली रेडियो के जरिए रामेश्वर नाथ काऊ के साथ रोज संपर्क करते थे। उस वक्त काऊ एविएशन रिसर्च सेंटर के निदेशक थे और बाद में काऊ भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ के संस्थापक निदेशक बने। काऊ भारतीय गुप्तचर के पितामह कहलाने वाले भोलानाथ मलिक को रिपोर्ट करते थे। मलिक स्वतंत्र भारत के पहले IB निदेशक थे। मलिक और काऊ भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण गुप्तचर अधिकारी माने जाते हैं और वो इस अभियान की निगरानी कर रहे थे। हम इस कड़ी में वापस लौट के आएंगे,
मगर सबसे पहले आपको इस कड़ी के एक दूसरे हिस्से को जानना चाहिए, जिसके तार जापान पर बम गिराने वाले जनरल कर्टिस लीमे से जुड़े हैं। लीमे को अमेरिकी सैन्य इतिहास में एक विवादास्पद अधिकारी समझा जाता है। लीमे ने विश्व युद्ध 2 के दौरान 1945 में 6 महीनों तक जापानी सर्वसाधारण नागरिकों पर बमबारी करवाई थी, जिसमें 5 लाख नागरिक मारे गए थे। वह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के कट्टर समर्थक थे और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के दौरान कई बार उनकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के साथ नोकझोंक भी हो चुकी थी। ऐसे ही नोकझोंक उनकी वियतनाम युद्ध के समय भी हुई थी। वह बार बार कहते थे कि अमेरिका को अपने दुश्मनों पर इतने बम गिराने चाहिए कि वे पाषाण युग में पहुंच जाएं। लीमे ने तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने की सिफारिश भी की थी और कई सर्किलों में उन्हें एक खतरनाक सनकी कहा जाता था। लीमे जिस शहर से आते हैं उसी शहर से बैरी बिशप भी आते थे। बैरी बिशप 1963 में एवरेस्ट चढ़ने वाले अमेरिकी दल के सदस्य थे और नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका में फोटो एडिटर थे। बैरी बिशप से उनकी मुलाकात इस घटनाक्रमों की पटकथा का एक अहम हिस्सा था। अमेरिकी वायुसेना दुनिया भर में परमाणु परीक्षणों पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार थी, इसलिए शिजियांग का परमाणु परीक्षण लीमे के एजेंडा के शीर्ष पर था। लीमे और बिशप की दोस्ती ने इस अभियान का आरंभ किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अभियान के लिए नंदा देवी पर्वत शिखर नहीं बल्कि भारत की ही एक अन्य ऊंची श्रृंखला K2 को चुना गया था। 1964 अमेरिकी गुप्तचर एजेंसियों ने भारत सरकार के साथ अपने रिश्ते बनाने शुरू किए। उस समय कोहली अपने माउंट एवरेस्ट अभियान की तैयारी कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात दिल्ली में बैरी बिशप से होती है। बिशप चाहते थे कि कोहली एवरेस्ट चढ़ने की अपनी तैयारी बीच में ही रोक दें और तुरंत कंचनजंगा K2 ग्लेशियर पहुंचे। बिशप के जाने के बाद कोहली ने मलिक को एक नोट भेजा। उस नोट में लिखा था, डियर मलिक, मेरी मुलाकात प्रसिद्ध अमेरिकी पर्वतारोही से हुई है और मुझे बातचीत बड़ी संदिग्ध लगी है। कृपया इस आदमी पर नज़र रखें। माउंट एवरेस्ट से जब कोहली अपने दल के साथ लौटे तो वो राष्ट्रीय हीरो बन चुके थे। उनके स्वागत करने के लिए कई गणमान्य लोग आए हुए थे। लाल बहादुर शास्त्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उस समय विदेश यात्रा पर थे। तब उनकी मुलाकात दिल्ली के पालमपुर हवाई अड्डे पर काऊ से होती है। काऊ, जो आने वाले दिनों में लगभग 1 दशक तक रॉ के प्रमुख होने वाले थे, तब तक मलिक के डिप्टी थे और वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनका भारतीय गुप्तचर एजेंसियों के विकास में ज़्यादा प्रभाव है। आईबी में ARC के निदेशक के रूप में उनकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति की थी जो बहुत सुसंस्कृत, बुद्धिमान और राजनीतिक सिस्टम का खिलाड़ी था। मलिक काऊ को रॉ को लीड करने के लिए तैयार कर रहे थे। इस पद पर पहुंचकर काऊ ने जबरदस्त विदेशी असाइनमेंट को अंजाम दिया था, जिनमें बांग्लादेश की स्थापना और सिक्किम का भारत में विलय शामिल है। इसके बाद काऊ इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी बने थे। रामेश्वर नाथ काऊ ने कोहली को एक पेलोड को कंचनजंगा के ऊंची चोटी में छोड़ने को कहा, जिसके लिए उन्हें अमेरिकियों का सहयोग करना था। इस अभियान के शुरू होने से पहले उन्हें प्रशिक्षण के लिए अमेरिका भी भेजा गया, जहां वे 40 दिन तक रहे और माउंट मैकिनले और अलास्का में उन्होंने प्रशिक्षण लिया। मगर जिस दौरान ये खत्म होने वाला था, चीनियों ने शिजियांग में दूसरा परमाणु परीक्षण कर लिया। इस बार चीनियों ने हवाई जहाज से बम गिराया था और अमेरिका को अब विश्वास था कि अगला परीक्षण मिसाइल से होने वाला है। इस बीच भारी दबाव बन चुका था। टीमों को भारत रवाना किया गया और बिशप, जो अमेरिकी दल का नेतृत्व कर रहे थे, वे भारत की टीमों से कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। इस मिशन में पर्वतारोहियों को कंचनजंगा के शिखर पर 5 किलो पेलोड पहुंचाना था, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस पेलोड में कम्युनिकेशन, संचार, इंटरप्रेटर का सामान और एक जनरेटर था। दोनों को चोटी में लगाया जाना था। CIA के तकनीशियन, जिनका नाम गार्डन स्लीपर बताया गया, इंटरप्रेटर और जनरेटर कैसे काम करता है इसका प्रशिक्षण दल को देने लगे। भारत में किसी जगह स्थापित बेस स्टेशन को सूचना भेजने के लिए इसके सेंसर में 4 ट्रांसरिसीवर लगाए गए, जिसमें चीन के परीक्षण साइट में डेटा संकलित करने के लिए एक 6 फीट लंबा एंटीना था। जनरेटर का नाम था स्नैप 19C, जिसका पूरा नाम था सिस्टम फॉर न्यूक्लियर एक्सिलरी पावर। स्नैप 19C की जानकारी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा गठित वैज्ञानिक अध्ययन आयोग की 94 पेज की रिपोर्ट में मिलती है। इस रिपोर्ट के 90वें पेज में इस डिवाइस की जानकारी में कहा गया कि इसका ईंधन प्लूटोनियम Pu-238, Pu-239 और
और स्टोनेशियम SR-90 के मिश्रण से बने 7 कैप्सूल था। हर कैप्सूल के अंदर 5.5 मिलीमीटर टेंटलम का कवर था। इसमें पर्याप्त खाली स्थान छोड़ा गया था ताकि रेडियोएक्टिव क्षय होने पर बनने वाली हीलियम गैस इकट्ठा की जा सके। कैप्सूल पर चढ़ाया गया बाहरी खाका 2.5 मिलीमीटर हेंस का था, जो कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम और टंगस्टन से बनाया गया था और इसमें उच्च तापमान और घर्षण को सहन करने की प्रॉपर्टी थी। ये काफ़ी मजबूत था। 5 कैप्सूलों को अष्टकोणीय आकार के ग्रेफाइट के ब्लॉक में थर्मोकैप्सूल, थर्मल इंसुलेशन सामग्री आदि के साथ रखा गया था। स्नैप 19C के बारे में कहा गया था कि यह बम नहीं है, यह तभी फटेगा जब इसे ट्रिगर मिलेगा। इसमें ट्रिगर नहीं है, लेकिन यह रेडियो एक्टिविटी द्वारा संचालित है और संपर्क में आने वाले मनुष्यों के लिए विषाक्त है। प्लूटोनियम हड्डियों तक को गला देता है और यहाँ तक कि इसका जो विकिरण है पेड़ पौधों के लिए भी खतरनाक है। स्लीपर के प्रेजेंटेशन के बाद कोहली को खतरे का एहसास हुआ, लेकिन उन्हें खतरा न्यूक्लियर सामग्री के होने का नहीं लगा, बल्कि इसके वजन से उन्हें डर सता रहा था। 5 पेलोड का मतलब था 125 पाउंड, जो कंचनजंगा की ऊंची चोटी पर ले जाना नामुमकिन था। कोहली ने एक पत्र लिखकर अपने सीनियर्स काऊ और मलिक को इसकी जानकारी दी और अमेरिकी दल के साथ इसकी चिंता भी प्रकट की। तब जाके तय हुआ कि पेलोड को कंचनजंगा नहीं बल्कि उत्तराखंड के सबसे ऊंचे शिखर नंदा देवी पर लगाया जाएगा। इस बात पर सभी की सहमति बनी और नंदा देवी की ओर टीम रवाना हुई। लता गांव से नंदा देवी चोटी की चढ़ाई 125 किलोमीटर लंबी है। दल ने इस दूरी को 7 चरणों में पूरा करने की योजना बनाई। मूल योजना के विपरीत केवल 3 ही अमेरिकी पर्वतारोही इस अभियान में शामिल हुए, जिनमें शामिल थे लूड जेस्टार्ड, टॉम फ्रॉस्ट और सैंडी बिल। वहीं इस अभियान को अब कोहली लीड कर रहे थे। बिशप इस अभियान का हिस्सा नहीं थे। CIA के केस अधिकारी बिल मैकिनेफ बेस कैंप पर तैनात थे, जबकि गार्डन स्लीपर पास ही एक रिले स्टेशन बनाकर प्राप्त जानकारियों को सेंसर के जरिए नई दिल्ली और वाशिंगटन भेज रहे थे। अभियान के दल की सभी जैकेटों पर सफ़ेद बैज भी लगा था और बताया था कि अगर विकिरण होगा तो ये बैज अपना रंग बदल लेगा। पर्वतारोहियों ने 24 सितंबर को अगले अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक अच्छी प्रगति की। धीरे धीरे सर्दियां शुरू होने वाली थी और वहीं कोहली का दल चोटी की तलहटी पर पहुंच चुका था, जहां से चोटी महज 300 मीटर दूर थी। यह चढ़ाई अगर साफ मौसम में होती तो 5 घंटे में पूरी हो सकती थी, लेकिन मौसम तेजी से करवट लेने लगा और योजना के विपरीत 16 अक्टूबर को बर्फ गिरने लगी और आसपास धुंध छाने लगा। साथ ही भूस्खलन का खतरा भी अब बढ़ गया था। उनकी टीम के सदस्यों को थकान और सर दर्द होने लगा। कोहली ने जेस्टार्ड, जो 1963 में अमेरिकी एवरेस्ट दल के सदस्य थे, उनसे मशवरा किया और दोनों इस बात पर सहमत हुए कि अब आदमियों को खतरा है और यहाँ से चढ़ाई करना अब असंभव है। कोहली ने रेडियो के जरिए इस अभियान की जानकारी दिल्ली पहुंचा दी। पर्वतारोहियों को चोटी से नीचे लेकर आने का मतलब था कि अगले साल मई तक इस अभियान को स्थगित करना, लेकिन फिर भी दिल्ली में अधिकारी इस बात को बेमन से स्वीकार कर गए। इसके अलावा कोहली को इस बात की भी अनुमति दी गई कि वह जनरेटर और सेंसर को चौथे कैंप में सुरक्षित छोड़ देंगे। भंगू और 6 शेरपा को पहाड़ी में एक गुफा मिली, जहां इन सामान को छोड़ दिया गया। इधर नंदा देवी अभियान स्थगित हुआ तो वहीं चीन ने मिसाइल के जरिए अपना तीसरा परमाणु परीक्षण पूरा कर लिया था। अब दिल्ली और अमेरिका दबाव में थे। जैसे ही कोहली की टीम 1966 में नंदा देवी पर्वत पर वापस लौटी तो वे जानकर हैरान हो गए कि सब कुछ गायब हो गया है। इसके अलावा जिस पत्थर के नीचे उन्होंने इसे छुपाया था वह भी अब दिख नहीं रहा था। साफ था कि भूस्खलन से पत्थर खिसक गया है। इस घटना ने दिल्ली और वाशिंगटन में हड़कंप मचा दिया। कई टीम इस अभियान के पेलोड के सर्च में आई, मगर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और इस जानकारी को एक असफल अभियान के तहत दोनों ही देशों ने छिपा दिया। मगर जैसे ही 1977 की आउटसाइड पत्रिका में इस असफल अभियान की खबर छपी तो इसने भारतीयों को चिंता में डाल दिया। संसद में मोरारजी देसाई ने इस असफल अभियान की जानकारी दी। साथ में उन्होंने 6 सदस्यीय वैज्ञानिक कमेटी का भी गठन कर दिया। रक्षा मंत्री और रक्षा अनुसंधान महानिदेशालय के सलाहकार MG मेनन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर राजा रमन्ना और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर रामानंद स्वामी और शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के डॉक्टर AK शाह थे। उस दौर में ये भारतीय वैज्ञानिक परमाणु और जन स्वास्थ्य के क्षेत्रों में शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल थे। इस टीम का अनुसंधान CIA द्वारा मुहैया कराए गए दस्तावेजों पर आधारित था,
क्योंकि यह घटना 13 साल पहले हुई थी, तो इस मामले में अनुसंधान करने के लिए अब कुछ बाकी नहीं था। इस दल ने सरकार को जो पहली सिफारिश की वो थी नंदा देवी के आसपास की हवा, पानी और मिट्टी में रेडियो एक्टिव विकिरण की जांच समय समय पर करना। दूसरी सिफारिश में कहा गया कि इस यंत्र को खोजने के लिए एक नई तकनीक विकसित की जाए। साथ ही इस कमेटी ने यह भी रेखांकित किया कि गुमशुदा यंत्र से दुर्घटना होने की संभावना कम ही है। फिर भी वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि गुमशुदा यंत्र को ढूंढा जाना बेहद जरूरी है। आज इस कमेटी की रिपोर्ट को कई साल गुजर चुके हैं, साथ ही इस अभियान को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इस जनरेटर को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। खैर, आखिर वो पेलोड कहाँ गया और भविष्य में क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे, यह तो वक्त ही बताएगा। मगर इस अभियान में शामिल शेरपाओं की वक्त से पहले जान कैसी गई, ये एक राज ही रहेगा। वहीं यह हैरान करने वाली बात है कि जिस अभियान को भारत अपनी संसद में बता चुका है, यह हास्यास्पद है कि अमेरिका ऐसे किसी अभियान की बात से ही इनकार करता है। यानी कि 1978 में मोरारजी देसाई की संसद में स्वीकारोक्ति के बावजूद वे नहीं मानता कि ऐसा कोई अभियान भी हुआ था। खैर, आप इस अभियान और इस अभियान से जुड़ी जानकारी को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। फिर मिलेंगे उत्तराखंड से जुड़ी किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, साथ ही हमें अपना प्यार देते रहें। नमस्कार।